और सभी मेल्स में होती है, सभी मर्दों में होती है, और सभी मर्दों में इस ग्लैंड को उम्र के साथ इसको बढ़ना है। और देखा जाए तो 50 की उम्र पर करीब 60% लोगों को प्रोस्टेट के सिम्टम आने शुरू होते हैं, और 85 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये 90-95% लोगों में प्रोस्टेट के सिम्टम आ जाते हैं। सभी में बढ़ता है, किसी में जल्दी बढ़ता है, किसी में लेट उम्र में बढ़ता है, किसी में तेज़ी से बढ़ता है और किसी में स्लो बढ़ता है। कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और अगर ये पेशाब रुक जाता है थैली में, तो आप जानते हैं कि जब भी कोई किसी जगह पानी रुकता है तो उसमें इन्फेक्शन, उसमें गंदगी होने के चांस रहते हैं। जी। तो पेशाब में इन्फेक्शन होता है, और इतनी ताकत कभी कभी लगानी पड़ती है कि ये पेशाब नलियों के द्वारा ऊपर किडनी में जाना शुरू हो जाता है, और अगर ये पेशाब इन्फेक्टेड है, उसमें संक्रमण है, तो किडनी में संक्रमण हो जाता है और किडनी भी खतरे में आ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त पीके अरोरा एक बार फिर आपके दरमियान हाजिर है, आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेके ज़िंदगी खूबसूरत है। तो आज का जो ये प्रोग्राम है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे है, और पर्टिकुलरली इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं DGR फैमिली मेम्बर्स के लिए। वैसे तो सबके लिए है, लेकिन सर्टन क्वेश्चंस आर देयर इन DGR फैमिली जिनको हम डिस्कस करके चलेंगे। तो दोस्तों, आज के हमारे जो मेहमान हैं, जो हमारे एक्सपर्ट हैं हमारे दरमियान, वो है डॉक्टर MP सिंह जी। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ा बता दूं, बड़े ही मशहूर व मकबूल सर्जन हैं ये हमारे इलाके के, चंडीगढ़, ट्राई सिटी और स्टेट लेवल पे। इस वक्त ये प्रेजेंटली ही इज़ प्रोफेसर इन मेडिकल कॉलेज सादोपुर अम्बाला। तो काफ़ी इनका अच्छा करियर रहा। इन्होंने MBBS किया, MS किया, फिर DNB, और काफ़ी कुछ है। अगर मैं इसकी डिटेल बताने लग जाऊंगा तो हमारा सब्जेक्ट के लिए टाइम कम रह जाएगा और डॉक्टर साहब की इंट्रोडक्शन ज़्यादा टाइम ले जाएगी। तो बस इतना ही कहूँगा दैट ही इज़ एन सो एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट। तो आज का जो हमने सब्जेक्ट लिया दोस्तों, बहुत से मेंबर्स के क्वेश्चन थे कि मेल्स में एक सर्टन एज के बाद प्रॉब्लम आती है कि प्रोस्टेट्स की। तो आज का हमारा सब्जेक्ट यही रहेगा कि प्रोस्टेट जो है इसकी क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं, कैसे इसको हम इलाज कर सकते हैं, क्या इसकी प्रिवेंशन हो सकती हैं, क्या इसकी केयर हो सकती है, क्या इसका क्योर हो सकता है। तो इसी सब्जेक्ट को लेके तो डॉक्टर साहब आपसे मेरी गुजारिश है कि हमारे व्यूअर्स आपकी वेट कर रहे हैं, तो कुछ बताइए कि जो 50 साल की एज के बाद, 40 साल की एज के बाद या 60 साल की एज के बाद ये प्रॉब्लम आती है, इसकी वजह क्या है और क्यों ये होता है सर। नमस्कार दोस्तों, मैं आज जो प्रोस्टेट के बारे में बहुत ही बेसिक चीज़ें और बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें शेयर करूंगा आपके साथ, जो आपकी लाइफ में आपके अपने साथ जो है, या आपके दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ जो आम रोज़मर्रा की सिचुएशन में घटित हो रही हैं, और वो आपको मालूम नहीं चल रहा है कि वो क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो पेशाब की थैली, ये पिक्चर हम आपको बैकड्रॉप में दिखा रहे हैं, उसमें आप देखिए कि प्रोस्टेट ग्लैंड बिल्कुल पेशाब की थैली के बेस पर स्थित है, और वो पेशाब जब थैली से नीचे निकलता है, जिसको ट्यूब को यूरिथ्रा कहते हैं, उसके चारों तरफ ये सिचुएटेड है, और ये ऑलमोस्ट 20 से 25 ग्राम की ग्लैंड है और अखरोट के साइज़ की ग्लैंड है, और सभी मेल्स में होती है, सभी मर्दों में होती है, और सभी मर्दों में इस ग्लैंड को उम्र के साथ इसको बढ़ना है। 50 के बाद यूजुअली ये ग्लैंड बढ़ती है साइज़ में, और देखा जाए तो 50 की उम्र पर करीब 60% लोगों को प्रोस्टेट के सिम्टम आने शुरू होते हैं, और 85 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये 90-95% लोगों में प्रोस्टेट के सिम्टम आ जाते हैं। अब प्रोस्टेट के बारे में अब आप देखें कि प्रोस्टेट जो है अगर बढ़ती है, या हम शुरू में ये आपको बता दें कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, अगर आप इस पिक्चर में बैकड्रॉप पे जो स्क्रीन पर पिक्चर आ रही है उसको आप देखें, तो प्रोस्टेट ग्लैंड बेस ऑफ ब्लैडर, जहाँ पेशाब इकट्ठा हो रहा है, आप देखिए ऊपर 2 किडनीज, 2 गुर्दे दिखाई दे रहे हैं। गुर्दों में पेशाब बनता है, और वह पेशाब बन के नीचे नलियों के द्वारा, जिसे यूरेटर दिखाया जा रहा है, वो आके पेशाब की थैली में इकट्ठा होता है, जिसे ब्लैडर कहते हैं। और ब्लैडर में जब पेशाब इकट्ठा हो जाता है, जब
हमको पेशाब की हाजत होती है, हमें लगता है पेशाब कि हमें जाना चाहिए, भर जाता है उसमें करीब 500 ml के आसपास, तो वो पेशाब नीचे उतरता है नली के द्वारा और हम उसको पेशाब बाथरूम में जाके करते हैं। तो पॉइंट ये है कि प्रोस्टेट के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं। प्रोस्टेट के बारे में इसलिए हम बात कर रहे हैं कि प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ता है उम्र 50 की उम्र के बाद। तो पेशाब की जो नली है उस पर ये दबाव डालता है, जिसको वो यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा कहते हैं, और ब्लैडर के बेस को भी उठा देता है। ओके। तो जो सिम्टम आते हैं प्रोस्टेट के वो इसी दबाव के कारण आते हैं कि नली जो है यूरेथ्रा वो संकरा हो जाता है, नैरो हो जाता है और ब्लैडर भी उठ जाता है। तो इस तरह ये सिम्टम करते हैं। और यहाँ तक कि अगर बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाए तो ये पेशाब की थैली में पेशाब रुकना शुरू हो जाता है। मतलब हम पेशाब करते हैं और हमारे जैसे 500 ml पेशाब है तो हम 300 ml हमारा निकल जाता है और 200 ml हम नहीं निकाल पाते, रिटेन हो जाता है। इससे कहते हैं पोस्ट वॉइड रिटेंशन ऑफ यूरिन। पेशाब करने के बाद जो पेशाब रुक जाता है वो हमें कहते हैं पोस्ट वॉइड रिटेंशन ऑफ यूरिन, जो कि हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये डिस्टिंग्विश श्योर के एज के साथ इसका साइज बढ़ना ही बढ़ना है। हाँ, उसको हम रोक नहीं सकते। सभी में बढ़ता है, किसी में जल्दी बढ़ता है, किसी में लेट उम्र में बढ़ता है, किसी में तेजी से बढ़ता है और किसी में स्लो बढ़ता है। कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जी जी। तो ऐसे में ये जो बढ़ता है तो ये जो प्रोस्टेट है ये पेशाब रुकना शुरू हो जाता है। अब जब पेशाब रुकना शुरू हो जाता है तो ये दबाव पीछे की तरफ जाता है, यूरेटर नलियों के द्वारा किडनी तक पहुंचता है और यहाँ तक कि किडनी पर दबाव ट्रांसफ़र होने लगता है और किडनी खराब होने की स्थिति में आ सकती हैं। और अगर ये पेशाब रुक जाता है थैली में तो आप जानते हैं कि जब भी कोई किसी जगह पानी रुकता है तो उसमें इन्फेक्शन, उसमें गंदगी होने के चांस रहते हैं। तो पेशाब में इन्फेक्शन होता है और इस इन्फेक्शन को कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई। तो ये जो दबाव है ये ब्लैडर को मजबूर करता है कि वो हम उस दबाव को ओवरकम करने के लिए पेशाब की थैली को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है पेशाब निकालने के लिए। और इतनी ताकत कभी कभी लगानी पड़ती है कि ये पेशाब नलियों के द्वारा ऊपर किडनी में जाना शुरू हो जाता है और अगर ये पेशाब इन्फेक्टेड है, उसमें संक्रमण है, तो किडनी में संक्रमण हो जाता है और किडनी भी खतरे में आ सकती हैं। तो प्रोस्टेट को हल्के में नहीं लेना है, नेग्लेक्ट नहीं करना है। कोई भी अर्ली सिम्टम है वो डॉक्टर से मिलना है। सबसे पहले आप अपने फैमिली डॉक्टर से मिलिए। फैमिली डॉक्टर हो सकता है आपको सर्जन के पास भेजेगा, सर्जन हो सकता है आपको खुद ट्रीटमेंट दे, मेडिकल ट्रीटमेंट दे, सर्जिकल ट्रीटमेंट दे या और आगे यूरोलॉजिस्ट के पास भेज सकता है। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है सर कि कैसे किसी को पता चलेगा कि मेरी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है या प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है या प्रोस्टेट लार्ज हो चुका है। या एक तीसरी और हमारे एक डीजीआर मेंबर हैं निमी कौशिक जी, उन्होंने भी बड़ी खूबसूरत 3 सवाल एक सवाल में पैक करके भेजे हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। और दूसरा उनका सवाल था, चलिए वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मेरा प्रश्न यही है कि कैसे किसी को पता चले कि उसे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। ये तो मैं यही बताने जा रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम अक्सर हमारे पास जो मरीज़ आते हैं प्रोस्टेट के, वो इस तरह आते हैं कि साहब हमें पेशाब करने में ज़्यादा वक्त लग रहा है, पहले कम लगता था। दूसरा, हमारी जो धार है वो कम हो गई है। तीसरा, हमारी धार जो दूर गिरती थी वो नज़दीक गिर रही है। और चौथा, हमें बार बार पेशाब करना पड़ता है, दिन में भी और रात में कई बार उठना पड़ता है। ये सारी प्रॉब्लम लेके यूजुअली जो पेशेंट आते हैं इन्हीं सिम्टम से के साथ आते हैं। तो हमें लगता है कि ये प्रोस्टेट के सिम्टम हैं, फिर हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसका साइज़ देखते हैं, हम ये भी देखते हैं पेशाब अंदर रुक रहा है नहीं रुक रहा है। तो इससे हम प्रोस्टेट की डायग्नोसिस करते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी प्रेजेंटेशन है। जैसे पेशेंट आता है तो वो बुखार लेके आ जाता है
तो बुखार उसको क्या होता है, बुखार पेशाब रुकने की वजह से, यूटीआई की वजह से होता है और वो समझ नहीं पाता है कि बुखार क्यों हो रहा है, और बुखार का इलाज चलता रहता है बिना ये जाने कि ये प्रोस्टेट की वजह से भी हो सकता है, पेशाब रुकने की वजह से यूटीआई हुआ है। तो पेशाब को चेक करना होता है, पेशाब का कल्चर करना होता है, उसमें पता लगाना होता है कि इसमें कौन से बैक्टीरिया हैं और किस दवाई से ठीक होगा। तो ये एक सेकंड कॉमन प्रेजेंटेशन है। राइट सर जी। तो डॉक्टर साहब एक इसमें और क्वेश्चन है, निम्मी कौशिक जी ने उन्होंने पुट किया है कि कई बार ऐसा होता है, क्या ये पॉसिबल है कि प्रोस्टेट एनलार्ज्ड है और वो कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, या क्या ऐसे चांसेस होते हैं? देखिए, प्रोस्टेट के मोस्टली हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो बिनाइन हाइपरट्रॉफी और प्रोस्टेट, जो प्रोस्टेट का बढ़ना, जो अखरोट के साइज़ का था वो नींबू के साइज़ का धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है, 1। दूसरी बात यह है कि इन्फेक्शन की वजह से प्रोस्टेट में जब इन्फेक्शन होता है तो इसको प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। जैसे किसी और ऑर्गन में भी इन्फेक्शन होता है तो प्रोस्टेट में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो दूसरी प्रॉब्लम प्रोस्टेट की है प्रोस्टेटाइटिस। और तीसरी जो डेंजरस प्रॉब्लम है, जो कि करीब 13% लोगों में, मेल्स में होती है, वो है प्रोस्टेटिक कैंसर। अब प्रोस्टेटिक कैंसर जो है ये प्रोस्टेट में होता है, प्रोस्टेट की जो बाहर की शेल होती है उस लेयर में होता है, और जो बिनाइन हाइपरट्रॉफी होती है वो इनर लेयर में होता है। देखिए, दोनों प्रोस्टेट एक ही है, लेकिन उसके अंदरूनी भाग और बाहरी भाग, अंदरूनी भाग जो है उसमें होता है बिनाइन हाइपरट्रॉफी प्रोस्टेट, और बाहर के हिस्से में होता है कैंसर। अब देखिए, बिनाइन हाइपरट्रॉफी तो चल ही रही है। मैंने बताया कि इट इज़ ए नॉर्मल एजिंग प्रोसेस डिपेंडेंट ऑन टेस्टोस्टेरोन एंड डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन पर डिपेंड करता है, और ये चल ही रहा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि साथ में कैंसर नहीं हो सकता, कैंसर भी हो सकता है। तो हमको गौर करने की ज़रूरत है कि बिनाइन हाइपरट्रॉफी प्रोस्टेट की सिम्टम लेके आया है बंदा, तो उसको कैंसर के लिए भी रूल आउट हम कर लें। कैंसर के लिए रूल आउट नहीं करेंगे तो हम सही ट्रीटमेंट मरीज़ को नहीं दे सकते, क्योंकि एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है कैंसर की, जो प्रोस्टेट से एसोसिएटेड है, जो कि मेल्स में बहुत कॉमन है एट द एज ऑफ 80। आप समझ लिए 80 की उम्र में ये इंसिडेंस बढ़ के 60% हो जाता है। okay. यानी कि उम्र के साथ जब उम्र बढ़ती रहती है तो प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस भी बढ़ता है। जैसे आप देखिए, बिनाइन हाइपरट्रॉफी का इंसिडेंस बढ़ रहा है उम्र के साथ, उसी तरह कैंसर का भी इंसिडेंस बढ़ता है। आज के समाज में जब हमारी उम्र बहुत ज़्यादा हो रही है, पहले हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, अब एक्सपेक्टेंसी 80-85 कॉमन है, 90 तक भी लोग जाते हैं, 95 तक भी जाते हैं। तो ऐसे में ये कैंसर जो है एज के साथ जो है जो रिलेटेड हैं, वो उसका इंसिडेंस बढ़ जाता है और लोगों को फेस करना पड़ता है। तो कम उम्र में जब डेथ हो जाती थी तब तो ये इतने कॉमन नहीं थे, लेकिन अब क्योंकि एज बढ़ गई है तो कैंसर का इंसिडेंस भी बढ़ गया। राइट सर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। तो डॉक्टर साहब, ये तो वो रीजंस हो गए जो हमारे हाथ में है ही नहीं जी। एज के साथ इतने बढ़ना ही बढ़ना है, हमारे हाथ में इतना ही है कि टाइम टू टाइम इसको चेक करवाते रहें कि हम इसकी स्टेज क्या है, कहाँ तक हम पहुँच गए हैं। क्या कोई ऐसा रीज़न भी है जो हमारे हाथ में हो, या हमारी किसी गफलत की वजह से? मैं पर्टिकुलरली चलिए पूछता हूँ आपसे, क्या एबनॉर्मल सेक्सुअल डिसऑर्डर इसकी कोई वजह हो सकती है प्रोस्टेट कैंसर की? मैं एबनॉर्मल सेक्सुअल डिसऑर्डर पर थोड़ा बाद में आता हूँ। पहले ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी प्रोस्टेट की जब इनलार्जमेंट होता है उसमें कैंसर साथ में है कि नहीं है, हम एक टेस्ट करते हैं जिसको कहते हैं PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। PSA हम टेस्ट करते हैं, 4 के नीचे होता है तो हम कहते हैं ठीक है, इसमें कैंसर साथ में नहीं है। तो इसको जो है बहुत ज़रूरी है टेस्ट करना। किसी पेशेंट को जब पेशाब के सिम्टम आते हैं तो जहाँ अल्ट्रासाउंड करते हैं वहाँ PSA टेस्ट भी कर लेते हैं। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि हम इसको क्या किसी वजह से कैंसर को रोक सकते हैं? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि पर्टिकुलरली एक शब्द मैं इस्तेमाल करूँगा, ब्रह्मचर्य। हाँ, कि वो अपने सेक्सुअल लाइफ को बिल्कुल डेड कर लेते हैं वो लोग, या नहीं होता, रूटीन में नहीं होता, तो क्या उसका कोई इफेक्ट है इस पे? देखिए, किसी भी ऑर्गन की हेल्थ को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि उस ऑर्गन का सही प्रयोग रेगुलर तरीके से किया जाए।
अब प्रोस्टेट का सेक्सुअल फंक्शन है और किसी भी सेक्सुअल फंक्शन में, इजैकुलेशन में, इंटरकोर्स में प्रोस्टेट ग्लैंड से फ्लूइड निकलता है जो कि वो इजैकुलेट में मिक्स होके जाता है। तो अगर हम अपनी सेक्सुअल लाइफ को ब्रेक कर देंगे या रेगुलर वे में उसको नहीं लेंगे और उससे परहेज़ करेंगे तो प्रोस्टेट काम नहीं करेगा, और प्रोस्टेट को काम करने का मौका नहीं हम दे रहे हैं तो ये गलत बात है। हर ऑर्गन को हमारी ड्यूटी है कि उसको जो है सही तरीके से फंक्शन में लाएं, और ये कोई ऐसा बहुत साइंटिफिक कोरिलेशन भी नहीं है, लेकिन ये बात सही है और कॉमन सेंस की बात है कि हमें अपने प्रोस्टेट को हेल्दी रखने के लिए रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए अपने पार्टनर के साथ। ओके, राइट सर। तो इसके बाद डॉक्टर साहब ये है कि जो आप बता रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर का, तो उसका क्या क्लिनिकल सिम्टम्स से कुछ पता चल सकता है कि हाँ हो चुका है या होने वाला है, या उसके कोई हम क्या कर सकते हैं? प्रोस्टेट के देखिए सिम्टम जो है कैंसर के काफ़ी हद तक जो है ये मिलते जुलते हैं बिनाइन हाइपरट्रॉफी प्रोस्टेट, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर भी ये है कि प्रोस्टेट का बढ़ना, कैरेक्टर तो डिफरेंट है लेकिन प्रोस्टेट उसमें भी बढ़ रहा है और प्रोस्टेट इसमें भी बढ़ रहा है, बिनाइन में भी। बिनाइन और मैलिग्नेंट दो चीज़ें होती हैं। देखिए जो बिनाइन कंडीशंस होती हैं वो सेफ़ हैं, जो मैलिग्नेंट कंडीशंस होती हैं वो कैंसर हैं। तो मैलिग्नेंट कंडीशन जो बाहर की तरफ प्रोस्टेट में होती है वो भी दबाव डालती है यूरेथ्रा पर, तो ऐसे में सिम्टम काफ़ी हद तक जो है वही होते हैं, पेशाब का रुकना या उसका स्ट्रीम का कम होना या देर लगना, या यहाँ तक एक सिम्टम बड़ा इंपॉर्टेंट कि हमें दौड़ के जाना पड़ता है, साहब हम रोक नहीं पाते पेशाब। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम हम रोक नहीं पाते क्योंकि ब्लैडर पर प्रेशर हो रहा है, तो वो हमको जो है ये मजबूर करता है कि हम दौड़ के जाएं। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और साथ में हम जब कोई भी सिम्टम जो है यूरिनरी आता है तो हम जब PSA टेस्ट कर लेते हैं, और इसके अलावा जब हमें सस्पिशन होता है कि कैंसर की बात हो सकती है तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है अरोड़ा साहब, वो ये है कि हमको MRI करा लेना चाहिए। पेल्विस का MRI करने से हमको जो गांठें जो सस्पिशस होती हैं, जो हम अपनी फिंगर से रेक्टम में फिंगर डाल के जिसको कहते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन करते हैं, उससे हमें डाउट होता है कि ये बिनाइन नहीं है, ये मैलिग्नेंट नोड्यूल्स लग रहे हैं, तो हम इमीडिएटली अल्ट्रासाउंड की जगह हम उनको MRI के लिए भेजते हैं, और MRI में क्लियरली पता लग जाता है कि ये कैंसर के जो है गांठें हैं। और वही नहीं कि कैंसर की गांठें हैं, और यह भी पता लग जाता है कि कैंसर की गांठें कहीं बाहर तो नहीं फैली हैं, पेल्विस में लिम्फ नोड में तो नहीं फैली हैं, या बोन तक तो नहीं पहुंच गई हैं, अर्ली कैंसर है या लेट कैंसर है, ये भी पता लग जाता है। क्योंकि अर्ली कैंसर में हमको जो है ट्रीटमेंट हमारा ऐसा बढ़िया है, ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी जिसको कहते हैं, जिससे हमारी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है, हम कैंसर फ्री हो सकते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। राइट सर। डॉक्टर साहब एक हमारे DGR फैमिली मेम्बर हैं राजेंद्र सिंह ठाकुर जी, तो इनका एक क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि यूजली अनेबल टू कंट्रोल द अर्ज ऑफ यूरिन, पेशाब को ये रोक नहीं पाते और ये डायबिटिक हैं जी। तो ये पूछ रहे हैं कि इसके लिए एवरी टेस्ट इज़ ओके। इन्होंने डॉक्टर PN गुप्ता जी के पास इन्होंने करवाया PGI में, तो लाइक अल्ट्रासाउंड एंड यूरिन फ्लो एंड सो ऑन, तो इनको आप गाइड करिए व्हाट ही शुड डू। यस, तो देखिए मैंने बताया कि अर्जेंसी, आप पेशाब नहीं, ये जो पेशाब रोक नहीं पा रहे हैं अर्जेंसी है, तो अर्जेंसी में देखिए अब प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट जो है यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल मुंह पर नीचे बेस पर है, तो प्रोस्टेट की वजह से हो सकता है। और दूसरा, प्रोस्टेट अगर नॉर्मल है तो हम ये बताते हैं कि ब्लैडर जो होता है, पेशाब की थैली होती है, उसमें कहते हैं एक इरिटेबल ब्लैडर सिम्टम होते हैं, जो वो इरिटेबल हो जाता है ब्लैडर, तो वो पेशाब को बार बार करने के लिए पेशेंट को मजबूर करता है, फोर्स करता है। तो ये चीज़ भी देख लें टेस्ट करा के ब्लैडर की प्रॉब्लम की वजह से इनका सिम्टम है या प्रोस्टेट की वजह से सिम्टम है। तो
हम लोग उसके लिए एक यूरोफ्लोमेट्री होता है वो करते हैं, एक टेस्ट जो होता है जिसमें ब्लैडर के फंक्शन कि ब्लैडर पूरी तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कई बार प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होती है, सिम्टम ब्लैडर की वजह से होते हैं और ब्लैडर ठीक से कॉन्ट्रैक्ट करके पेशाब को निकाल रहा है बाहर के नहीं निकाल रहा है। देखिए प्रोस्टेट तो बस सिर्फ मुंह पर है और वो रोक रही है नहीं रोक रही है अलग बात है, लेकिन ब्लैडर का फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ब्लैडर की हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पेशाब नीचे उतरता है, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा पेशाब नहीं उतरेगा। तो ब्लैडर की हेल्थ और ब्लैडर की मसल की हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए भी दवाइयाँ आती हैं, हम ब्लैडर की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए दवाइयाँ दे सकते हैं, या ब्लैडर को बार बार कंट्रैक्ट करना चाह रहा है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए भी दवाइयाँ हैं। यानी कि जो ये एक फोबिया बना हुआ है, एक कंसेप्ट बनी हुई है कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ गई तो सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो वो मेडिसिन से ये कंट्रोलेबल है? सर्जरी हमेशा नेसेसरी नहीं होती है पीके साहब। सर्जरी से पहले बहुत सारी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, बहुत सारी मेडिकेशंस हैं। हम प्रोस्टेट के साइज़ को दवा से कम कर सकते हैं। प्रोस्टेट का जो दबाव है ब्लैडर पर और रास्ते पर उसको हम रिलैक्स कर सकते हैं। 2 तरह की दवाइयाँ हमारे पास हैं। अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं जो कि रिलैक्स कर देते हैं मसल को, और उसके बाद 5 अल्फ़ा रिडक्टेज है जो कि प्रोस्टेट के साइज़ को कम कर देता है। तो इन कभी कभी हम दोनों के कॉम्बिनेशन से हम प्रोस्टेट ग्लैंड के सिम्टम जो है बिल्कुल रिलीव कर देते हैं। देखिए यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि प्रोस्टेट तो बढ़ती है सब में, सिम्टम सब में नहीं आते हैं। जब तक सिम्टम नहीं आते हैं तब तक हम कोई दवाई नहीं देते, तब तक हम कोई ऑपरेशन नहीं करते। पेशेंट भले कहता रहे कि साहब हमारा प्रोस्टेट बढ़ गया, हम पूछते हैं तुम्हें सिम्टम है कि नहीं, तुम्हें कोई तकलीफ है यूरिन में कि नहीं। अगर तो उसको सिम्टम नहीं है तो सिम्टम फ्री पेशेंट को हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देते। अच्छा, सिम्टम नहीं है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी जो आपने अल्फा ब्लॉकर्स की बात की है तो हाइपरटेंशन के लिए भी यही यूज़ होते हैं। तो इट मीन्स जो लोग ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं हाइपरटेंशन की, तो उनको इधर भी बेनिफिट साथ में मिल जाता है? मिल जाता है बिल्कुल मिल जाता है जी। तो डॉक्टर साहब एक मेरे पास DGR फैमिली मेंबर हैं निमी कौशिक जी, उनके क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे कहना चाहूँगा। इन्होंने पूछा कि इज़ द प्रोस्टेट प्रॉब्लम कन्वर्टेड टू प्रोस्टेट कैंसर? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट आर द अर्ली साइंस ऑफ कैंसर एंड हैव टू डू सर्टेन टेस्ट टू डायग्नोज इट, देन व्हाट आर दे, एंड व्हाट इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंड व्हाट आर द सर्वाइवल चांसेस ऑफ ए कैंसर पेशेंट? देखिए कैंसर के सिम्टम और बिनाइन प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के सिम्टम ऑलमोस्ट सेम हैं। हम कैंसर के को सस्पिशन करके चलते हैं। जब भी कोई बिनाइन प्रोस्टेट लेके आता है हम ज़रूर सस्पेक्ट करते हैं कि उसको कैंसर तो नहीं है। उसके लिए हम PSA कर लेते हैं, ज़रूरी समझते हैं तो MRI कर लेते हैं। और अगर हमें लगता है कि कैंसर है तो हम कैंसर के ट्रीटमेंट को प्रायोरिटी देते हैं। बिनाइन हाइपरट्रॉफी एक तरफ है, कैंसर के ट्रीटमेंट को प्रायोरिटी देते हैं। अगर वो सर्जरी के लिए पेशेंट फिट है तो इमीडिएटली सर्जरी कराते हैं। अगर सर्जरी के लिए फ़िट नहीं है तो हम उसके लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं या हम रेडियोथेरेपी देते हैं, और जो ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं सर्जरी के अलावा वो देते हैं। क्योंकि लेट स्टेज में जब ये कैंसर बढ़ के हड्डियों में चला जाता है या और शरीर के हिस्सों में बढ़ जाता है, स्टेज 4 हो जाता है, तब सर्जरी नहीं कर सकते। ऐसी स्टेज में हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, और उसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट हार्मोनल दवाइयाँ हैं और एंटी टेस्टोस्टेरोन, और दूसरा है कभी कभी हमको हार्मोन के लेवल को कम करने के लिए पेशेंट के टेस्टिकल भी दोनों निकालने पड़ते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे व्यूअर्स को आप कंक्लूडिंग क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि इसको अवॉइड करने के लिए, सेफ्टी के लिए, इसकी केयर के लिए व्हाट दे शुड टेक द कॉशंस? तो प्रिकॉशन ये है कि एक तो आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि सिम्टम आएंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाके अपना टेस्ट कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, PSA कराना है, सारा टेस्ट कराना है। अगर सिम्टम नहीं भी हैं तो 50 की उम्र के बाद आपको एनुअल PSA टेस्ट कराना चाहिए, जिससे अगर कैंसर डेवलप करता है तो आपको पहले पता लग जाए, अर्ली स्टेज में पता लग जाए। अगर PSA बढ़ा है तो MRI होगा और टेस्ट होंगे, जिससे आप कैंसर का ट्रीटमेंट अर्ली और सर्जिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो यही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए आपका हमेशा, कि जब भी कोई प्रॉब्लम है गो टू द डॉक्टर,
Don't try to go to your friend, discuss in the morning while walking कि आपने ये दवाई ले ली तो हम भी ये दवाई ले लें और ठीक हो जाएंगे। तो ये तो बहुत ही सभ्य समाज और पढ़े लिखे समाज के लिए ये उचित नहीं है। उसका साइंटिफिक ट्रीटमेंट ढूंढिए, मेडिकल स्टोर से दवाई लेके मत खाइए, वो बहुत गलत है। किसी भी देश में ऐसा नहीं होता है ओके, मतलब मेडिकल स्टोर पर जाके दवाई ले लेते हैं और मेडिकल स्टोर वाले दवाई दे भी देते हैं, लो जाके खा लो। जी। तो आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर के पास जाके इन्वेस्टिगेट कराओ, अपनी सिम्टम बताओ, डिस्कस करो। आपको भी तसल्ली होगी कि हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं, आपको 100% तसल्ली होगी। जहाँ तक है कोई फ़ीस की बात है या उसकी बात है, डोंट शाई टू गिव द फीस टू द डॉक्टर। डॉक्टर को हक है आपसे फ़ीस लेने का। जी। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कैंसर से आप बचें और जल्दी अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट पर हम लोग बिल्कुल ध्यान देते हैं कि अर्ली ट्रीटमेंट हो गया तो आपकी लाइफ जो होगी सेफ़ होगी, पूरी होगी, नॉर्मल होगी और बहुत अच्छा रहेगा, आप खुशहाल रहेंगे। तो मैं डॉक्टर साहब के बारे में एक बात और बता दूं, दैट ही इज़ एन सोशल एक्टिविस्ट, रोटरी के साथ वाबस्ता हैं ये और काफ़ी सोशल सर्विस करते रहते हैं। तो इनकी तरफ से ऑफ़र है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे स्ट्रिप में रनिंग में इनका मोबाइल नंबर है, तो आप कभी भी इनसे कॉन्टैक्ट, मेरा ख्याल डॉक्टर साहब आप मोस्ट वेलकम अगर कर सकते हैं विद इन लिमिटेशंस। अगर हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो मोस्टली शाम को हम अवेलेबल रहते हैं फ़ोन कॉल लेने के लिए, क्योंकि दिन में तो हम मेडिकल कॉलेज में एज ए प्रोफेसर जॉब करते हैं, मुझे काफ़ी काम करने पड़ते हैं, पढ़ाना पड़ता है, ऑपरेशन करने पड़ते हैं, मरीज़ देखने पड़ते हैं। महर्षि मार्कंडेश्वर कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सादोपुर अम्बाला में मैं काम कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा कॉलेज है और वहाँ मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपने काम को और सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ। DGR ग्रुप के साथ, अरोड़ा साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनकी दोस्ती। इज़ ए वेरी सिंपल एंड काइंड फेलो। और भाभी जी भी बहुत नीना जी भी बहुत प्रेम से हमको खिलाती पिलाती रहती हैं, तो उनका भी बहुत शुक्रगुजार। और आप सब व्यूअर का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ये पूरा वीडियो देख के हमें अनुग्रहित किया। थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर साहब को थैंक्स कहूँगा मैं आपकी तरफ से, सबकी तरफ से, हमारे DGR सीनियर सिटीजन्स रिक्रिएशनल सोसाइटी की तरफ से। और ये हमारे दरमियान आए और इनकी ऑफ़र है, कभी भी आपने इनको कंसल्ट करना हो तो आप रेफरेंस दीजिए DGR फैमिली का या हमारे इस चैनल का, कि आपको वहाँ से सुना और आपको साथ ही रहेंगे। तो इसके साथ ही डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।